सोचा कि वीक में मैं कम से कम 40 घंटे पढ़ाई करूंगा, ऑलमोस्ट हर दिन 5 से 6 घंटा पढ़ाई करूंगा। तो मैं आज 6 घंटे नहीं पढ़ पाया तो मैं कल 8 घंटे पढ़ लूंगा, परसों 8 घंटे पढ़ लूंगा, उससे अगले दिन 8 घंटे पढ़ लूंगा। कहीं ना कहीं मैं वीकली टारगेट को तो मैनेज कर सकता हूं ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके। इसलिए वीकली टारगेट्स बनाने हैं, डेली टारगेट के पीछे नहीं भागना है कि डेली टारगेट अगर कभी मिस हो गया तो उदास नहीं होना, वीकली टारगेट में जाना है, बैकलॉग क्लियर कर लेना है, संडे को अपने बैकलॉग्स की छुट्टी कर देनी है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैनेज 3 थिंग्स फॉर एग्जाम। पिछले साल के पेपर से, मतलब अभी जो आपका रिसेंट लास्ट पेपर हुआ है, इससे हमने एक चीज सीखी है, उसको गौर से देखना। मुझे आपसे 3 चीजें चाहिए, करा मैं दूंगा क्लास में, मुझे आपसे 3 चीजें चाहिए और 2 चीजें क्लास के अंदर चाहिए ऑन ए डेली बेसिस। ये 5 काम कर गए, आपका सिलेक्शन निश्चित है। आज लिख लो मेरे भाई, ठीक है, आज लिख लेना, मैं भरोसा दिला रहा हूं आपको। 3 चीजें करनी है आपको फॉर एग्जामिनेशन। पहली चीज क्या करनी है? पहली चीज करनी है रिवीजन। मैं आपको एनसीईआरटी क्लास में ही कम से कम 5 से 6 बार करा दूंगा, क्वेश्चंस के थ्रू अलग अलग तरीके से 2-3 बार और करा दूंगा। मान के चलो मैं आपको 10 बार एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा और भी एक्स्ट्रा कंटेंट दे दूंगा। उसके अलावा 5 से 6 बार आपको खुद रिवीजन करना है। कैसे करोगे ये मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। पहला तो आपको रिवीजन करना है। दूसरा, मैं आपको जब क्लास में प्रैक्टिस कराऊं तो प्रैक्टिस में मैं आपको बाहर के खूब सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, अच्छे अच्छे लेवल के। जो भी पॉइंट आपको एक्स्ट्रा लगे उसको अपने नोट्स में सप्लीमेंट करना है, ये भी मैं करा दूंगा, लेकिन एक्टिवली इसको सप्लीमेंट करते रहना। इसे मैं कहता हूं सप्लीमेंटेशन टेक्निक। मैं आपको नई चीजें सिखाऊंगा, मैं आपको एनसीईआरटी के बाहर का काफी कंटेंट दूंगा, लेकिन क्वेश्चंस के फॉर्मेट में। थ्योरी भी पढ़ाऊंगा लेकिन क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपको चीजें इतनी गेमिफाइड तरीके से सिखा दूंगा जैसे आपको खेल खेल रहे हो और आपको मजा बहुत आ जाएगा। तो यहां पर दूसरी चीज है सप्लीमेंटेशन और तीसरी चीज है प्रैक्टिस में स्पीड एंड एक्यूरेसी। वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे भाई पहली चीज तो हमारे पास रहे स्पीड, कि हम लोग बहुत तेजी से अपना सवाल सॉल्व कर पाए, और दूसरी चीज हमारे पास रहे एक्यूरेसी, कि हम सही तरीके से सॉल्व कर पाए, क्योंकि 4 नंबर मिलेंगे। स्पीड का कोई फायदा नहीं अगर एक्यूरेसी नहीं है। अगर बहुत तेज सॉल्व कर दिया 30 सेकंड में लेकिन गलत कर दिया, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। और अगर बहुत सही सवाल सॉल्व कर दिया, ले लिया एक क्वेश्चन में 1.5 मिनट, तो भी फजीहत है टाइम की। हमें 1 मिनट के अंदर अंदर, इनफैक्ट 30-45 सेकंड के अंदर अंदर सवाल को करना है, और मेरे दोस्त एक्यूरेसी के साथ करना है। कैसे सवाल करेंगे? आराम से देखो, आज का एक सवाल आपको दिखा देता हूं क्या होने वाला है। ये देखो मेरे भाई सवाल, मेगा क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जिससे कि आपकी एक्यूरेसी एकदम बूस्ट हो जाए। ये एक ही सवाल है मेरे दोस्त, इससे लेंदी पेपर बना देगा एनटीए। 12 स्टेटमेंट का सवाल है, एक क्वेश्चन करने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन यहीं आपके 10 कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रैक कर डालूंगा। इस लेवल के क्वेश्चंस, एक पन्ने का एक क्वेश्चन, और देखो 5 स्टेटमेंट के क्वेश्चंस, है ना, आउट ऑफ एनसीईआरटी जो पहले पूछे गए थे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहां से और नए नए क्वेश्चंस बनते हुए चले आ रहे हैं। इस लेवल की तैयारी कि पेपर अगर लेंदी भी आता है, हमारे लिए वो बहुत ही चिरकुट पेपर हो। जब हम एक एक पन्ने का सवाल 1 मिनट में बना लेंगे, तो हमारे पास, जिसको आज हम लेंदी बोल रहे हैं, जो एक पन्ने में 5 सवाल थे, वो हमारा कुछ उखाड़ लेगा वो सवाल? कभी नहीं। और ये जब पूरी साल प्रैक्टिस चलेगी ना, बाद में कॉग्निशन इस लेवल पे सेट हो जाएगी कि क्वेश्चन देखोगे आंसर निकल के आ जाएगा, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर निकल के आ जाएगा। उस लेवल की प्रैक्टिस। आज हमारा पहला सेशन है मेरे दोस्त, इंटरनल क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं, और पहले सेशन में देखो सेल थ्योरी जैसे छोटे से टॉपिक से कम 17 सवाल। दिस लेवल ऑफ प्रैक्टिस ये करने वाले हैं मेरे भाई, है ना। एनसीईआरटी का निचोड़ एकदम, एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को साइड में लिख दिया याद करने के लिए, एक बार खुद से बनाकर देखेंगे, है ना। सारी चीजें हैंड ड्रॉन, कोई कुछ लिख के लाने का सिस्टम नहीं है, सारे नोट सारी चीजें आप मेरे साथ साथ बना रहे होंगे। एक एक चीज बहुत ब्रिलियंट लेवल पे होगी। बस मुझे 3 क्लासेस का टाइम दे देना, आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत आसान है। आज भी मैं आपको कुछ नई चीजें सिखाऊंगा जो यूजुअली टीचर्स नहीं सिखाते। बहुत मजेदार चीजें बताऊंगा, बहुत डेप्थ में ले जाकर बताऊंगा, बहुत आसानी से बताऊंगा, और वहां से अगर क्वेश्चन अटका तो यू विल बी इन द मेरिट लिस्ट, ये बात याद रखना। आओ मेरे भाई, 2 चीजें मुझे आपसे क्लास में चाहिए। एक बार प्रॉमिस कर देना कि गुरुजी हम ये दोनों चीजें आपको दे देंगे, मुझे बहुत आराम से दोनों चीजें दे देना। पहली चीज क्या है? पहली चीज कि डोंट क्राई। आप मुझसे नफरत करने लग जाओगे अगर आप एक ओबीडिएंट स्टूडेंट नहीं हो तो। मैं आपको परेशान करूंगा भाई, क्लास में बहुत तंग करूंगा। मैं आपको कंटेंट इस तरीके से एक्स्ट्रा फॉर्मेट में दूंगा ना कि आपको लगेगा कि यार ये हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन आफ्टर 4-5 क्लासेस यू विल स्टार्ट लविंग मी। स्टार्टिंग की 3 क्लासेस में रोना मत, डोंट क्राई, दिस इज द पहली शर्त, दिस इज द पहली कंडीशन। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, डोंट स्पैम टू एंड द क्लास, डोंट स्पैम टू एंड क्लास। हमारा लास्ट सेशन है 1:15 से 3 बजे तक की क्लास। कभी भी मेरे भाई मेरी क्लास में एंड स्पैम मत करना, बिकॉज मेरे को इस साल ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमारी 3rd स्लॉट में क्लास आ रही है। हर क्लास 15-20 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी, खींचेगी, और हमारे पास ये लिबर्टी है, अगर हम हर क्लास 10-15 मिनट भी एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, ट्रस्ट मी हम लोग एक चैप्टर में एक लेक्चर बचा सकते हैं, और उस लेक्चर के टाइम में हम लोग हर चैप्टर के बाद 100-150 क्वेश्चन लगा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई। सो डोंट स्पैम टू एंड द क्लास, दिस इज माय रिक्वेस्ट। बस मैं आपसे 2 ही चीजें रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं इसके अलावा कुछ रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। पहली बात, रोना मत,
क्योंकि स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि गुरुजी ना बहुत अलग लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन आपको इस लेवल के क्वेश्चन की आदत अगर पड़ गई, क्योंकि अभी तक क्या था, बहुत आसान आसान क्वेश्चन चल रहे थे लाइफ में, है ना, नॉर्मल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ा आंसर मार्क किया, क्वेश्चन पढ़ा आंसर मार्क किया, मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं लाने वाला। ऐसे क्वेश्चन भी होंगे लेकिन सिर्फ 10-20%। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप एनसीईआरटी पढ़ के एक बार में सॉल्व ना कर पाए, जो आपके दिमाग को झटका दे। तो उन क्वेश्चन की आपको इज्जत करनी है, उसमें रोना नहीं है, क्योंकि आपकी भलाई के लिए हो रहा है। जो चीजें मैं कर रहा हूं एकदम एंड टू एंड आपकी भलाई के लिए है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की स्पैम मत करना कि सर क्लास एंड कर दो, क्लास एंड कर दो। अगर आप 2 बातें मुझे प्रॉमिस कर दोगे तो हम खुशी से अपनी क्लास को आज चालू कर सकते हैं, है ना। बस इतना मुझे प्रॉमिस कर दो, और कुछ नहीं चाहिए। एक बार प्रॉमिस लिख दो इन द चैट सेक्शन, फटाफट प्रॉमिस लिख डालो। यस 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 यस, सर इज एंग्री टुडे। अरे मैं एंग्री नहीं होता, तुम्हें अभी बहुत जानना है मुझे, मैं एनर्जी में रहता हूं, मैं एंग्री नहीं होता। दिस इज माय एनर्जी, बूस्ट द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, है ना। एक कह रहा है भाई एंड द क्लास, बहुत बहुत बड़े तेज हो बेटा, है ना। ऐसा नहीं करना, अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो बस यही 2 चीजें हैं जो आपको करनी है, और इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। रिवीजन 5 से 6 बार खुद करना है, कैसे करना है उसका प्लानर दूंगा मैं आपको। प्रैक्टिस जो भी मैं आपको एडिशनल क्वेश्चन कराऊं, मैं आपको बता दूंगा कि इस स्टेटमेंट को अपने नोट्स में डाल लो, एक्स्ट्रा पॉइंट लिख के चुपचाप नोट्स में डाल लेना। स्पीड एंड एक्यूरेसी के ऊपर मैं काम करा दूंगा, खुद से भी जो आपको टेस्ट दूंगा और एडिशनल शीट दूंगा, उनको आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन के फॉर्मेट में कर लीजिएगा। आपका हर वीक में कोई ना कोई क्वेश्चन आपका इस टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा, और ऑडियो पॉडकास्ट भी आपके टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे। यानी हम डेली जो पढ़ेंगे उसका 5 मिनट में रोज रात को रिवीजन हो जाएगा ऑडियो फॉर्मेट में। तो टेंशन की बात नहीं है, यहां पर इस टेलीग्राम चैनल को आप बाद में ज्वाइन कर लेना कभी। अभी बैठ करके आराम से हम लोग मेन बात पे आते हैं, छोटी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी बातचीत मैं इंडस्ट्री के लोगों से ही करता हूं। तो तुम्हारे साथ छोटे भाई बहनों के साथ करेंगे छोटी बातचीत। यहां देखो हमारे कंटेंट का फ्लो क्या होने वाला है, एक बार डिजिटल फॉर्मेट में देख लो, फिर मैं आपको अलग से थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से बताता हूं व्हाट इज द बैच फ्लो। सबसे पहले मैं आपको सारे नोट्स हाथ से लिख लिख कर बनवाऊंगा, कुछ भी लिख करके नहीं लाया जाएगा, ये मेरी पहली कंडीशन होती है। मैं 11th 12th और ड्रॉपर बैच में हमेशा ये करता हूं, सारी चीजें मैं खुद अपने हाथ से लिखता हूं, जिससे आप मेरे साथ साथ नोट्स बना सकें। तो नोट्स बना लीजिएगा। मैं आपको क्लास में एनसीईआरटी की रीडिंग कराता हूं वर्ड टू वर्ड। इसके अलावा हमारी एक किताब है ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी पंच, उस पंच के क्वेश्चंस कराता हूं मैं आपको सरपंच साहब बनके। इसे हम पंचायत कहते हैं। हमारी पंचायत कुछ ऐसी दिखाई देती है दोस्त, हमारी पंचायत कुछ ऐसे दिखाई देती है। यहाँ हम सरपंच बनते हैं, आप भी हमारे साथ रहते हो, साथी बनते हो, और पंच के क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। उसके बाद आपको मैं एक डीपीपी प्रोवाइड करता हूँ, इसमें भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स और माइंड मैप्स दूंगा, जिससे आपका रिवीजन पूरा हो जाएगा। ये मैं आपको तब दूंगा जब चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपको नीट के पीवाईक्यूज कराऊंगा क्लास के अंदर ही, और माइनर और मेजर टेस्ट होंगे। इसी चीज को एक दूसरे तरीके से देखो, अलग फ्लो में देखो। सबसे पहले आपने मेरी क्लास ले ली। एनसीईआरटी की रीडिंग मैंने क्लास में करा दी। एक्टिव रिकॉल क्लास में करा दिया, जिसमें आपका दिमाग दौड़ उठेगा, दिमाग में से बिजली निकल जाएगी मेरे दोस्त। आज आपको पता लगेगा कि एक्टिव रिकॉल क्या होता है। जो पहले से पढ़े हुए स्टूडेंट हैं उनको आइडिया है, आपको पता लगेगा दैट व्हाट इज एक्चुअल एक्टिव रिकॉल। जो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास में वो दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। एंड के 5 मिनट में आपको एक्टिव रिकॉल आज पता लगेगा। लास्ट तक बस क्लास में रुकना। क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, और हाई लेवल क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत ही ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस कराऊंगा, और इसमें आपकी खूब सारी सप्लीमेंटेशन होगी, कई सारी नई नई बातें आपको यहां पर पता लगेंगी। देन आफ्टर मैं आपको डीपीपी क्वेश्चंस कराऊंगा, देन आफ्टर मैं हैंड रिटन नोट्स दूंगा, देन आफ्टर मैं आपको समरी लेक्चर दूंगा आफ्टर एवरी चैप्टर, माइनर टेस्ट दूंगा, मेजर टेस्ट दूंगा, रिवीजन क्लासेस दूंगा, और 2 सरप्राइज दूंगा। अगले महीने से आपके 2 सरप्राइजेस लॉन्च हो जाएंगे चैप्टर वाइज, और उनसे बेटर प्रैक्टिस, उनसे बेटर रिवीजन आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक सरप्राइज रिवीजन का है और एक सरप्राइज प्रैक्टिस का है। ये 2 सरप्राइज आपको मिलेंगे। यानी मैं आपको एनसीईआरटी 12 बार पढ़ा दूंगा मिनिमम, और एक्स्ट्रा जो मैं बता दूंगा वो तो अलग ही चीज है। दिस इज माय मिनिमम। 12 बार मैं अलग अलग तरीके से पढ़ा के, एनसीईआरटी याद करा के, एक्टिव रिकॉल देके, क्वेश्चंस के थ्रू, समरी लेक्चर के थ्रू, हैंड रिटन नोट्स के थ्रू, गेम्स के थ्रू, टेस्ट के थ्रू आपको कम से कम 10 से 12 बार एनसीईआरटी क्लास में करा दूंगा। आप खुद गिन सकते हो, एक एक चीज गिनाई जाएगी, है ना। तो इतनी बार हम लोग एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। अब ये प्लानर सबको बनाना है। जो पहले के स्टूडेंट हैं उन्होंने बना रखा होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सक्सेस प्लानर या सक्सेस ट्रैकर। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। भाई होगा या नहीं होगा वो तो आपका सक्सेस प्लानर ही बता देगा। सर ये सक्सेस प्लानर क्या है? फिजिक्स का एक सक्सेस प्लानर बनाओ, केमिस्ट्री का एक सक्सेस प्लानर बनाओ, और बायोलॉजी का एक सक्सेस प्लानर बनाओ। एक साइड में लिख लो सारे के सारे चैप्टर्स के नाम। यहां लिखो कि क्या आपने इस चैप्टर के लेक्चर देख लिए हैं, क्या आपने पंच सॉल्व कर ली है या मॉड्यूल सॉल्व कर लिया है, क्या आपने पीवाईक्यू लगा लिए हैं 2013 और उसके बाद के लगा लिए हैं, क्या आपने नोट्स एक बार रिवाइज कर लिए हैं, खुद से कर लिए हैं, क्या आपने डीपीपी सॉल्व कर ली है, क्या आपने यहां पर 2 टेस्ट दे लिए हैं, क्या आपने खुद से यहां रिवीजन कर लिए हैं 4 बार कर लिए हैं। आप इसको 10 बार भी रिवाइज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से मॉड्यूलेट कर सकते हैं सक्सेस प्लानर को। 10 रिवीजन डाल लेना। अब समझ लीजिए भैया मैंने सेल बायोलॉजी पढ़ी, मैंने सर का लेक्चर देखा, वीपू भाई का लेक्चर देख लिया, पंच के मॉड्यूल के क्वेश्चन बना लिए, मैंने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, मैंने नोट्स पढ़ लिए, मैंने डीपीपी पढ़ ली, मैंने 2 टेस्ट दे लिए, मैंने उसके बाद 4 से 5 बार खुद सारा का सारा कंटेंट रिवाइज कर लिया, तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? अगर मेरे दोस्त मैं एक चैप्टर को इतनी बार रगड़ चुका हूं और मैं सारे चैप्टर्स में सारे के सारे टिक मार के बैठा हूं, तो मेरा सिलेक्शन कौन रोक सकता है? ये जो सक्सेस प्लानर है आपको कॉन्फिडेंस देता है, ये आपको काम करने की ताकत देता है। क्योंकि जब आपकी दीवार पे सक्सेस प्लानर टंगा हुआ होगा और जब आप इसको डेली बेसिस पे देखोगे और आपको लगेगा कि सक्सेस प्लानर खाली है, तो आप मोटिवेट होगे, आप इसको भरने की कोशिश करोगे। ये सक्सेस प्लानर मैंने तब बनाया था जब मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहा था, और इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती थी। दिस इज रियलिस्टिक मोटिवेशन। आप चाहोगे कि आपके सारे के सारे बॉक्सेस टिक हो। अगर यहां पर आपको खाली निशान दिखाई दे रहा है कि आपने डीपीपी सॉल्व नहीं करी है, आप चाहोगे कि यार एक डीपीपी सॉल्व करके इसको पूरे को टिक कर देता हूं, एक और बार चीजें रिवाइज करके इस पूरे को टिक कर देता हूं, रेस्पिरेशन के लेक्चर देख के इसको टिक कर देता हूं, नोट्स एक बार रिवाइज करके इसको टिक कर देता हूं, चौथा रिवीजन लेके इसको टिक कर देता हूं। आप मेरे भाई जब कोरे पन्ने पे सारी चीजें लिखोगे, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, मजा आएगा आपको, है ना। तो ये सक्सेस प्लानर जो है शाम तक बना लेना, रात तक बना लेना, मुझे अपडेट कर देना इन द कमेंट सेक्शन, या फिर बैच पर भी वीडियो डल जाएगी, मुझे बैच पे बता देना कि सर हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सक्सेस प्लानर बना लिया है, और इसको हम टिक करते हुए चलेंगे, और हर महीने में आपकी एक बार अपडेट दूंगा लाइव आकर के, जैसे कि आइडिया लग सके कि आप इस सक्सेस प्लानर को ठीक से फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर आपने इतना पढ़ लिया, आपका काम खत्म हो जाएगा, इसके बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब क्या हम हमारे सिलेबस को शुरू कर सकते हैं? टाइम क्या हो गया है एक बार देख लेते हैं मेरे भाई। टाइम हो गया है 1:45, यानी ओवरऑल इस इंट्रोडक्शन में लगा है हमारा आधा घंटा, 25 से 30 मिनट के आसपास। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस क्लास को 20 मिनट एक्सटेंड किया जाए कम से कम।
और हो सकता है 30 मिनट ही एक्सटेंड करें, जिससे आपको बिल्कुल परेशानी ना हो। आपका एक एक मिनट मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर मैंने शुरू का आधा घंटा इंट्रोडक्शन में लगाया है, मैं आधा घंटा वसूल करके दूंगा आपको। आपका एक मिनट भी वेस्ट नहीं होगा, आधा घंटा हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। टेक्निकली हमारा टाइम जो है वो 3 बजे तक का था, 1:15 से 3 बजे तक का, लगभग 3:15 साढ़े 3 तक आपकी क्लास चलेगी। और जैसा मैंने आपको बताया, आपको स्पैम नहीं करना है कि क्लास एंड कर दो सर, तो आज उस चीज का टेस्ट भी हो जाएगा। अगर आज आप इस क्लास को 3:30 बजे तक झेल गए, आप इस जर्नी के लिए तैयार है, आप विपू भाई के कंटेंट में डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं, और मैं भी आपको पढ़ाने के लिए एकदम सहृदय, एकदम अपना दिल खोल करके तैयार हूं। ये जर्नी बहुत मजेदार रहेगी। मुझे हमेशा इंतजार रहता है एक नए बैच का, नए दोस्तों का, अपने जारविस आर्मी के नए नए मेंबर्स का। तो आप सभी लोगों का सबसे पहले तो तहे दिल से स्वागत है। आज हम हमारे बायोलॉजी सिलेबस का श्री गणेश करने वाले हैं। टेम्परामेंट पॉजिटिव रखना है, हमेशा ये बात याद रखनी है कि हमें किसी को कुछ नहीं दिखाना है। जो रिश्तेदार ताने मार रहे हैं, जो दोस्त ताने मार रहे हैं, हमें किसी को कुछ नहीं दिखाना है। वी जस्ट नीड टू बी सक्सेसफुल। हमें किसी को कुछ नहीं कहना है मेरे भाई। जब आप कुछ बन जाते हो ना, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लोगों की आंखों में वो चीज दिख जाती है। मैं उस चीज को सेंस कर रहा हूं फ्रॉम अ लॉट ऑफ इयर्स, इसलिए मैं बता रहा हूं। उससे ज्यादा बेहतर फीलिंग नहीं है जब आपको पता है कि आपने कर दिखाया, और आपको पता है कि सामने वाला आपके कर दिखाने से खुश नहीं है, और फिर भी सामने वाला आपको कुछ ना बोल पाए। दैट इज द रियल सक्सेस। हम लोग मचा देंगे, है ना। चलो मेरे भाई, एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश कर दो, जिससे मैं आपके बायोलॉजी की कहानी शुरू कर सकूं। और बायोलॉजी की डेफिनेशन से हम शुरुआत करेंगे। बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ के हम लोग इस लेक्चर को शुरू करेंगे। व्हाट इज बायोलॉजी? अब बायोलॉजी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला जो शब्द है ये है बायो, और दूसरा जो शब्द है ये है एजीओजी, लोजी सुनोजी। कहीं भी आपको लोजी दिख जाए तो इसका मतलब होता है लोगोस, यानी टू अंडरस्टैंड और टू लर्न और टू रीड। तो यहां पर क्या है मेरे भाई, बायो मतलब क्या होता है? बायो मतलब लिविंग और रिलेटेड टू लाइफ। और लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। तो आपको बायोलॉजी की दो डेफिनेशन देखने को मिलेंगी एनसीईआरटी में। एक डेफिनेशन आपको देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, यानी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के यूनिट के इंट्रोडक्शन में, और दूसरी डेफिनेशन आपको देखने को मिलती है कहां पर? द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में। मैं दोनों यहीं पर लिखवा दे रहा हूं मेरे दोस्त। आपकी पहली जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? डेफिनेशन 1 क्या कहती है? डेफिनेशन 1 कहती है, जो कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में दी हुई है, ये हमें कहती है दैट बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स and living processes occurring in them and living processes occurring in them। यानी मेरे भाई, मैं यहां पर खुद की भी स्टडी कर सकता हूं, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं। तो मैं खुद की भी स्टडी कर सकता हूं, और मेरे दोस्त, मेरे अंदर जो जो केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, मेरे अंदर जो जो केमिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं, मैं उनकी भी स्टडी कर सकता हूं। यानी अगर मैं इन लिविंग प्रोसेसेस को एक शब्द दूं तो कौन सा शब्द हो सकता है? अगर समझ लीजिए मैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की पढ़ाई कर रहा हूं, सर्कुलेटरी सिस्टम की पढ़ाई कर रहा हूं, एक्सक्रीटरी सिस्टम की पढ़ाई कर रहा हूं, न्यूरल सिस्टम की पढ़ाई कर रहा हूं, एंडोक्राइन सिस्टम की पढ़ाई कर रहा हूं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पढ़ाई कर रहा हूं, इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम की पढ़ाई कर रहा हूं, तो मैं एक्चुअल में क्या पढ़ रहा हूं? सर ये सारे के सारे चैप्टर तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आते हैं, तो क्या मैं खुद की फिजियोलॉजी पढ़ रहा हूं? यस गुरुजी, मैं खुद की फिजियोलॉजी पढ़ रहा हूं। तो प्रोसेसेस मतलब मैं खुद की फिजियोलॉजी पढ़ रहा हूं, है ना। राइटिंग के साथ आप धीरे धीरे मुखातिब हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। पहली क्लास में मुझे हर बच्चा बोलता है सर थोड़ा बड़ा लिखो, टेंशन मत लो, सब समझ में आने लग जाएगा। थोड़ा सा रुको जरा, सब्र करो, सब समझ में आएगा मेरे भाई। तो यहां पे मेरे दोस्त हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लिविंग प्रोसेसेस की पढ़ाई करते हैं, यानी लाइफ की पढ़ाई करते हैं, है ना। तो डेफिनेशन 2 जो है एनसीईआरटी में वो भी दी गई है, और डेफिनेशन 2 दी गई है चैप्टर लिविंग वर्ल्ड के पास। और डेफिनेशन 2 क्या कहती है? आराम से देखना मेरे भाई, एनसीईआरटी के कोने कोने से इंफॉर्मेशन निकाल करके लेके आऊंगा। डेफिनेशन 2 क्या कहती है? डेफिनेशन 2 कहती है कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे लाइफ कैसे आई, इसकी जो स्टोरी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। जब मैं आपको लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं दोबारा से ये डेफिनेशन आपको दिखाऊंगा दैट इट इज द डिस्कशन ऑफ स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यानी यहां पर भी सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या है? लाइफ। यानी जब आप लाइफ की डिस्कशन करें या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्कशन करें, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले प्रोसेसेस की डिस्कशन करें, तो आप बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं। अब मुझे बताइए, इस बायोलॉजी के पापा कौन है? इस बायोलॉजी के पापा मेरी जान कौन है? इस बायोलॉजी के जो फादर साहब हैं, जो पिताजी हैं, इनका नाम क्या है? बायोलॉजी के जो पापा हैं, इनका नाम क्या है? एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल साहब जो है ये बायोलॉजी के पापा है ना। तो यहां पर आपको बस 2-3 लाइन नहीं पढ़नी थी, एक और लाइन। चलो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में घुसते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पता होगा, कभी तो पढ़ा होगा जीवन में 11वीं 12वीं में। अगर मेरे दोस्त आप लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की संख्या है, कितने अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म आज के दिन में अर्थ पे पाए जाते हैं, कि जो हमने ढूंढ लिए हैं। बताओ, अगर आपको एक नंबर पता है कि कितने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आज तक इस अर्थ पे खोजे जा चुके हैं, आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर वेरी डाइवर्स। खूब ज्यादा डाइवर्सिटी है मेरे भाई अर्थ पे, खूब ज्यादा डाइवर्सिटी है। अलग अलग प्रकार के भांति भांति के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। आज तक हमने कितने ऑर्गेनिजम्स खोज लिए हैं इस अर्थ पे? मोर देन 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज आइडेंटिफाई कर लिए हमने। इतने अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स आज तक हम लोगों ने खोज लिए हैं अर्थ पे। 1.7 टू 1.8 मिलियन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है गुरुजी 17 से 18 लाख इतने टाइप के अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स आज तक हमने अर्थ पे देख लिए हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे कैन बी वेरी डाइवर्स, बहुत ज्यादा डाइवर्स हो सकते हैं, है ना। तो ये दो डेफिनेशन है बायोलॉजी की जो हमें देखने को मिलती है। फादर ऑफ बायोलॉजी के बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। नाउ देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट।
एक ऐसी चीज है जो बहुत जरूरी है, उसके बारे में गौर से सुनिएगा। इस बार उससे सवाल भी बन के आया था उस टॉपिक से, तो पहले मैं स्लाइड कॉपी कर लेता हूं, है ना, स्लाइड कॉपी कर लेता हूं। ओ सब कुछ ही मिटा देंगे, क्योंकि कॉपी कर लिया है मेरे भाई, यहां पे सब कुछ मिटा दिया है, पीछे कॉपी कर लिया है। एक बात गौर से सुनना, अगर आप किसी भी चीज को पढ़ना चाहते हैं, आप जब लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। आप जब भी किसी चीज को पढ़ना चाहते हैं, आप उस चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं। दुनिया में इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या सबको मैं साथ पढ़ लेता हूं? 17 से 18 लाख डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साथ में रख के पढ़ लेता हूं मैं एक लाइन में खड़ा करके? नहीं गुरुजी। कैसे पढ़ता हूं? किंगडम मोनेरा को अलग पढ़ता हूं, उसमें आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया को अलग पढ़ता हूं, किंगडम प्लांट को अलग पढ़ता हूं, उसमें एल्गी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को अलग पढ़ता हूं, किंगडम एनिमल को अलग पढ़ता हूं, उसमें फाइलम पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा टिनोफोरा प्लेटीहेल्मिन्थ एस्केल्मिन्थ एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकोनोडर्मा टाइमिकोडेटा कॉर्डेटा सबको अलग पढ़ता हूं। चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ता हूं। ऐसे ही अगर मुझे अपनी बॉडी की स्टडी करनी है तो क्या मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे जाऊंगा? क्या मैं मेरी बॉडी के अंदर घुस जाऊंगा, अपनी बॉडी के चीथड़े उड़ा लूंगा? यस। अगर मुझे अपने लिवर के बारे में पढ़ना है, मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मेरी बॉडी है यानी ह्यूमन की बॉडी है, उसमें से मैं लिवर लूंगा, लिवर का टिश्यू लूंगा, टिश्यू में से सेल निकालूंगा, सेल के अंदर भी देखूंगा कि भैया क्या क्या है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। इस स्टडी को हम लोग पता है क्या कहते हैं? इस बार सवाल बन के आया था नीट में, इसे हम कहते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। यानी जब भी आपको किसी चीज को पढ़ना है, उसे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ो, हर चीज को रिड्यूस करके पढ़ो, छोटे से छोटा, माइन्यूट से माइन्यूट करके पढ़ो, इसे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहा जाता है। आइए मेरे भाई इस बात को अच्छे तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। whenever we learn anything, जब भी हम कोई चीज सीखते हैं, whenever we learn anything, we try to learn in small chunks। जब भी हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं, हमेशा हम छोटे चंक्स में, छोटे टुकड़ों में पढ़ते हैं, किसी भी चीज को छोटी बच्ची बना के पढ़ते हैं, है ना। तो अब मेरे भाई अगर हम हमारी बॉडी पढ़ेंगे, सिमिलरली if we have to read the physiological कि मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट कि मैं किस तरीके से बिहेव करता हूं, आसपास में क्या खाता हूं, क्या पीता हूं, कहां सोता हूं, कितनी देर सोता हूं। इफ वी हैव टू रीड फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल aspects of an organism, we go at molecular level। हम यहां पर भी molecular level पे जाते हैं। we go at molecular level। this is called या this style of reading biology is called रिडक्शनिस्ट अप्रोच। किसी भी चीज के छोटे छोटे टुकड़े कर दो, इसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शनिस्ट अप्रोच या रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, हर चीज के छोटे छोटे टुकड़े कर डालो, हर चीज के चिथड़े उड़ा डालो, जिससे उसको बढ़िया तरीके से मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग समझ सकें। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम रिडक्शनिस्ट अप्रोच या इसे हम रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट कहते हैं, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं। ये कैसा अप्रोच है मेरे भाई? ये अप्रोच कैसा है? इट इज अ फिजिको केमिकल अप्रोच। भाई आपके सेल में इतनी सारी चीजें हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी देखोगे, केमिकल प्रॉपर्टी भी देखोगे। इट इज अ फिजिको केमिकल अप्रोच। मेरे सेल में केमिकल कौन कौन से हैं वो भी मैं जानूंगा, और उसके अलावा उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, कौन सी चीज लिक्विड है, कौन सी चीज सॉलिड है, कौन सी चीज सेमी सॉलिड है, ये भी मैं देखूंगा। जैसे जब आप साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, आप क्या कहते हैं? इट इज अ सेमी फ्लूइड इन नेचर। राइबोसोम की बात करेंगे, आप बोलेंगे इट इज ग्रैन्युलर, दाने जैसा है। ये सारी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी तो है, तो आप फिजिकल प्रॉपर्टी भी देखोगे और आप केमिकल नेचर भी देखोगे कि राइबोसोम जो है प्रोटीन का बनता है, आरआरएनए का बनता है ना। मेम्ब्रेन जो है फॉस्फोलिपिड की बनती है, प्रोटीन की बनती है। तो आप ये भी देख रहे हो कि हमारे सेल में कौन कौन से केमिकल हैं, और आप फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेल्स को भी जान रहे हो। इसलिए इट इज अ फिजिको केमिकल अप्रोच। यहां पे आप क्या करते हो? फिजिकल प्रॉपर्टीज भी जानते हो और केमिकल प्रॉपर्टीज भी जानते हो किसी भी चीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर स्टडीड। एंड यहां पर आप देखोगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज आर आल्सो स्टडीड। इसे हम क्या कहते हैं? फिजिको केमिकल अप्रोच कहते हैं, आर आल्सो स्टडीड। बात चमकेली, एक बार चम का इन द चैट सेक्शन। अगर बात समझ में आई तो, नहीं आई तो मैं दोबारा समझा देता हूं। आराम से देखना, कुछ है नहीं। ये तो एनसीईआरटी का जो पहला पन्ना है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, उससे क्या क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आराम से सुनो, 2 लाइन में कंसोलिडेट कर देता हूं सारी की सारी इंफॉर्मेशन को। मैंने आपको कहा कि बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? गुरुजी बायोलॉजी का नाम ही तोड़ डालते हैं। जब भी मेरे क्लास में आओ, सरसों के तेल की शीशी लेकर आओ, क्योंकि हम नाम में घुसा करेंगे सर पे सरसों का तेल लगा करके। तो हमने क्या किया? सर पे सरसों का तेल लगाया, नाम में घुसे। बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। बायो मतलब लिविंग या लाइफ से संबंधित, लॉजी का मतलब स्टडी। यानी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की या लाइफ की या लिविंग प्रोसेसेस की अगर स्टडी कर रहे हैं, किसी भी लाइफ से संबंधित इस चीज की स्टडी कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली बायोलॉजी, है ना। तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या स्टडी ऑफ लाइफ, या आप कह लीजिए मेरे भाई स्टडी ऑफ लिविंग प्रोसेसेस, इसे हम बायोलॉजी कहते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये अर्थ पे अलग अलग टाइप के हैं। आज तक हम 17 से 18 लाख डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया को इस अर्थ पे देख चुके हैं। तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पर अर्थ पे। और हमारे बायोलॉजी के जो पिताजी हैं, इनका नाम क्या है? मिस्टर एरिस्टोटल नाम है। फिर हमने देखा कि अगर आपको किसी भी चीज को समझना है तो आप छोटे छोटे टुकड़े कर लो उस चीज के, है ना, तो आसानी होगी। छोटे छोटे चंक्स में आप किसी भी चीज को पढ़ पाएंगे। जैसे किताब जो है वो चैप्टर में डिवाइडेड होती है, चैप्टर जो है टॉपिक्स में डिवाइडेड होते हैं, जिससे आप आसानी से चीजों की स्टडी कर पाएं। सिमिलरली अगर मुझे किसी ऑर्गेनिज्म को पढ़ना है तो मैं उसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, उसके पार्ट्स को
अलग अलग करके पढ़ूंगा, मॉलिक्यूलर लेवल पे उसकी स्टडी करूंगा। यानी बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म को मैंने रिड्यूस करके पढ़ा है, छोटा छोटा करके पढ़ा है, इसे रिडक्शनिस्ट अप्रोच कहा जाता है। समझ लीजिए मैंने अपनी बॉडी में से लिवर निकाला, लिवर में से लिवर टिश्यू निकाला, लिवर का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला, उसमें से एक सेल निकाला। अब मैं उस सेल में देख रहा हूं कि कौन कौन से केमिकल्स हैं, और मैं देख रहा हूं उन केमिकल्स की क्या क्या और भी प्रॉपर्टीज हैं, कौन सा पार्ट सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है। तो मैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी चर्चा कर रहा हूं। इट इज अ फिजिको केमिकल अप्रोच, और मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर सारी की सारी चीजों को पढ़ने की कोशिश करता हूं एकदम डेप्थ में जाकर के। यस, अब इसी चीज को वैलिडेट कर लेते हैं एनसीईआरटी में, सेम इसी चीज को वैलिडेट कर लेते हैं मेरे भाई एनसीईआरटी में। यहां तक की जो बात हुई है, दिस इज आवर इंट्रोडक्शन। एक एक बात पढ़ो, नोट्स में जो लिखा है उसे बाहर लिखना नहीं है, कुछ आराम से देखो भैया, सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या कहती हैं। यहां पर ये जो एनोटेटेड एनसीईआरटी है, ये सफेद कलर में आपको हर चैप्टर के बाद मिलेगी, उसमें येलो कलर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाइलाइटेड होंगे और हरे कलर से पीवाईक्यूज हाइलाइटेड होंगे। यहां पर देखिए, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लिविंग प्रोसेसेस मैंने लिखवा दिया है। उसके अलावा मैंने लिखवा दिया है बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ या स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये बात हम देख चुके हैं, है ना। अब मेरे दोस्त अगला जो पॉइंट है वो यहां पर देखिए कि फिजिको केमिकल अप्रोच आपको लगाना पड़ता है, जिससे कि आप सेल को एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके मॉलिक्यूलर टर्म्स पे पढ़ सकें। ये जो फिजिको केमिकल अप्रोच है, जहां आपने एक ऑर्गेनिज्म को एकदम रिड्यूस के लिए, इसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं। एकदम आप रिड्यूस करके चीजों को पढ़ रहे हैं। बाकी जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं ये ऑलमोस्ट आपको अलग अलग चैप्टर्स में मिल जाएंगे। नए पॉइंट्स सिर्फ इतने हैं, क्योंकि हम पूरा चैप्टर अभी पढ़ेंगे सेल का, बाकी चीजें रिपीट हो जाएंगी, सिर्फ ये चीजें नई थी। अब इनको एनसीईआरटी में भर के देख लो, है ना। पहला सवाल देखो, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग प्रोसेसेस या फिर लाइफ। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिख देता हूं मैं यहां पर बस, है ना, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल अभी आप कर नहीं पाओगे क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा, सो इसको अभी स्किप कर दो। इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस, अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी और बिहेवियर को समझना है तो आपने फिजिको केमिकल अप्रोच लगा देना है ना। दिस अप्रोच इनेबल्स अस टू डिस्क्राइब द प्रोसेसेस इन मॉलिक्यूलर टर्म्स। एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे आप घुस करके चीजों की स्टडी करना स्टार्ट कर दो। सिर्फ इतनी सी बात है ना। ये वाला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है, इसे हम सेल थ्योरी कहते हैं। ये बात हमने जानी, सिर्फ इतनी सी बात। यहां से कोई क्वेश्चन बनता है तो इस साल क्योंकि बन गया है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला, एक और सवाल करने की कोशिश करो। ये सवाल देखो, पोल लगा देता हूं मैं आपके लिए, एक बार फटाफट सवाल सॉल्व करने की कोशिश करिए भाई, सिर्फ 30 सेकंड का टाइम दूंगा। सवाल देखो और सॉल्व कर डालो। Which one of the following statement refers to reductionist biology? रिडक्शन बायोलॉजी किसे कहा जाता है? फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिजियोलॉजिकल अप्रोच, केमिकल अप्रोच या बिहेवियरल अप्रोच? कौन सी दो चीजें देखते हैं आप मॉलिक्यूल्स की? कौन सी दो चीजें देखेंगे? फिजियोलॉजी तो एक ऑर्गेनिज्म की होगी, एक मॉलिक्यूल की फिजियोलॉजी थोड़ी पढ़ते हैं, पूरे ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, है ना। सिर्फ केमिकल नहीं, फिजिकल अप्रोच भी चाहिए, सिर्फ बिहेवियरल नहीं। तो फिजिकल और केमिकल दोनों चीजें यहां पर चाहिए। तो फिजिको केमिकल अप्रोच है, नीट 2025 का सवाल है, ऑप्शन यहां ए है और लगभग 99% लोगों ने सही सॉल्व कर दिया यार, कमाल, ग्रेट, सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। ये आपको बात समझ में आ गई, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पहला लेक्चर है और ये चीज यूजुअली बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आती, क्योंकि एक यूनिट का जो इंट्रोडक्शन रहता है ना, उसमें सारी यूनिट का सार रहता है, समरी रहती है। तो अभी आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा नहीं है तो आप रामचंद्रन प्लॉट कैसे समझेंगे? आज आपको समझाऊंगा वो भी, लेकिन आप डायरेक्टली नहीं समझ सकते। आपको पहले मुझे अमीनो एसिड पढ़ाना पड़ेगा आज, तब आपको रामचंद्रन प्लॉट पढ़ा पाऊंगा मैं, उससे पहले नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ठीक है, इसका मतलब अगर आप ये सवाल सॉल्व कर पाए तो यहाँ पर फिजिको केमिकल अप्रोच जो है आपका लग रहा होगा। ठीक है, ये है हमारी जनरल डिस्कशन ऑफ व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी की डेफिनेशन हमने देख ली है। अब मेरे भाई ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? गुरुजी आप हमें पढ़ाएंगे मिस्टर बॉटनी, है ना, और डॉक्टर आकांक्षा मैम एज वेल एज समाप्ति मैम आपको क्या पढ़ा रही होंगी? गुरुजी वो पढ़ा रही होंगी जूलॉजी। जहां भी आपको जू शब्द दिख जाए मुझे खुद बताइए भैया, जू में कौन रहता है? गुरुजी जू में यानी जूलॉजिकल पार्क में तो जंगली जानवर रहते हैं। यानी जू शब्द का लेना देना किससे होगा? हमेशा याद रखिएगा कि ये जो शब्द है आपका जू या आपका जो शब्द है जोआ, इसका लेना देना किससे है? इसका लेना देना जो है एनिमल्स से है। ये जू शब्द जो है आपका या जोआ शब्द जो है आपका एनिमल्स से रिलेटेड है। जैसे आप आगे चल के एक स्पोर का नाम पढ़ेंगे जिसका नाम है जू स्पोर। जू स्पोर का नाम जू स्पोर क्यों है? क्योंकि उसके बाल हैं, जू स्पोर ऐसा दिखाई देता है। तो ये भी एनिमल्स की तरह चल सकता है, इन फ्लैजेला को यूज करके एनिमल्स की तरह मूव कर सकता है। तो जू स्पोर का मतलब एनिमल लाइक स्पोर जो चल फिर सकता है। प्लांट चल फिर नहीं सकते, ये चल फिर सकता है, इसलिए इसको जू स्पोर कहा, है ना। एक और आपने नाम सुना होगा प्रोटोजोआ, आज ही आप दोबारा नाम सुनेंगे। तो प्रोटोजोआ का क्या मतलब है? प्रोटो यानी प्रिमिटिव यानी पिछड़े हुए, और जोआ माने एनिमल्स यानी बहुत लोअर लेवल के एनिमल्स की यहाँ पर चर्चा होगी। तो ये है आपकी जूलॉजी, जहां आप क्या करते हैं, जू का मतलब है एनिमल्स और लॉजी का मतलब है स्टडी। आप यहाँ पर एनिमल्स की स्टडी करते हैं। और ये महाशय कौन है? ये महाशय है कौन? अभी अभी आपको इन महाशय का नाम बताया गया था। ही इज मिस्टर एरिस्टोटल। बहुत टैलेंटेड आदमी थे भाई, मतलब सब कुछ करते थे। एरिस्टोटल साहब जो थे एक फिलोसोफर भी थे, एक आर्टिस्ट भी थे, एक ड्रामा भी करते थे, है ना। ड्रामा में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल है। तो एरिस्टोटल साहब जो थे कितनी चीजों के फादर थे? कईयों के फादर थे, है ना। मेन जिन ब्रांचेस के फादर थे वो क्या है? फादर ऑफ पूरी बायोलॉजी, फादर ऑफ पूरी बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, तभी तो यहां पढ़ रहे हैं, एंड फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी। बताओ, अपने टाइम के सबसे बड़े फिलोसोफर भी थे, बहुत कुछ करते थे, काफी फैला हुआ कारोबार है ना। उदय शेट्टी भाई की तरह खूब फैला फला फूला कारोबार है। यहाँ पर कई चीजों के पापा थे, है ना, पापा मेरी जान थे। और यहाँ पर बॉटनी मतलब द स्टडी ऑफ प्लांट्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो बॉटनी जो है इट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की स्टडी, फूल पत्ती की स्टडी जो है हम यहाँ पर करेंगे, बॉटनी में करेंगे। और यहाँ पर ये जो बॉटनी के फादर साहब हैं, ये जो पिताजी हैं बॉटनी के, इनका नाम क्या है? ही इज मिस्टर थियोफ्रेस्टस, ही इज मिस्टर थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस साहब थे पापा किसके? बॉटनी के। एंड जूलॉजी के पापा जी कौन थे? एरिस्टोटल साहब थे। बस ये दो बातें आपको यहाँ पर नोट कर लेनी है और कुछ नहीं।
आपको पता है बॉटनी में आप प्लांट पढ़ेंगे, जूलॉजी में आप एनिमल पढ़ेंगे, ये आपको पहले से पता है। सिर्फ 2 लाइनें ऐड कर लो, शक्ल आपको नॉर्मली दिखाई है, बनानी नहीं है, सिर्फ 2 लाइनें ऐड कर लो कि एरिस्टोटल साहब इन चीजों के पापा थे और थियोफ्रास्टस साहब बॉटनी के पापा थे, और कुछ नहीं, सिर्फ 2 लाइनें ऐड कर लो और डन लिख दो चैट सेक्शन में। फिर हम हमारे सिलेबस के अंदर घुसना शुरू करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने बाहर से चीजें देखी हैं, बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी, रिडक्शनिस्ट अप्रोच के बारे में पढ़ा, बायोलॉजी के फादर साहब के बारे में जाना, बॉटनी जूलॉजी के फादर साहब के बारे में जाना। नाउ हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, दैट इज द सेल। अब हम सेल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सेल के बारे में एक ऐसी लाइन बताओ जो कि बच्चा बच्चा जानता है, जो कि अधिकार है आपका, आप सभी का। जैसे आधार कार्ड पे लिखा होता है मेरा आधार मेरी पहचान, ऐसे मेरे भाई कुछ लाइनें हैं जो बायोलॉजिस्ट की पहचान है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बात अगर आप माथे पे भी लिखवा लो तो भी कम पड़ेगी मेरे भाई, क्योंकि हम बायोलॉजिस्ट की पहचान है, ये हमारा अभिमान है, स्वाभिमान है, हम जाने जाते हैं इस चीज के लिए। तो ऐसे ही सेल से संबंधित एक बात है जो कि हम सभी को पता होनी चाहिए। अब उस बात की गहराई में आपको लेके चलूंगा कि गहराई में वो बात कैसी दिखाई देती है। सेल के लिए क्या कहा जाता है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ अगर आपको चाहिए, जिंदा अगर आप रहना चाहते हो, तो आपके पास क्या होने चाहिए? सेल्स होने चाहिए। तो पहली बात हमने यहां से क्या निकाली? दैट इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट। इसे फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। इट इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी स्ट्रक्चरल से हमें क्या पता लगा? इट मेक्स द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इट मेक्स द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझ लीजिए आपके पास ईंट है, अगर समझ लीजिए आपके पास ईंट है, यहां मैं ब्रिक लिख देता हूं। तो अगर ये आपकी ईंट है, तो इस ईंट को रिपीट कर करके लाखों ईंटों को जोड़ जोड़ के क्या आप एक पूरा का पूरा घर बना सकते हैं? क्या आप इन लाखों ईंटों को जोड़ जोड़ के एक पूरा का पूरा घर तैयार कर सकते हैं? यस गुरुजी, कर सकते हैं। हम एक हाउस बना सकते हैं इन ईंटों को जोड़ जोड़ के। यस, सिमिलरली मेरे दोस्त, आपके जो सेल हैं इनको जोड़ जोड़ के एक के बाद एक के बाद एक कई सारे सेल्स को जोड़ जोड़ कर आप भी क्या बना सकते हैं? आप अपनी कंप्लीट बॉडी बना सकते हैं, आप एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। जैसे यहां पर आपने बना दी है ह्यूमन बॉडी, है ना? तो ह्यूमन बॉडी जो है, इसमें कितने सेल्स हो सकते हैं? इट कैन कंटेन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। पहली बात, इसमें कितने सेल्स हो सकते हैं? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है मेरे दोस्त। बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हो सकते हैं, आपके अरबों खरबों सेल्स हो सकते हैं। आप मुझे ये बताइए, ह्यूमन बॉडी में कितने अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं? भाई हमारी बॉडी में आई सेल भी है, लिवर सेल भी है, लंग सेल भी है, किडनी सेल भी है, स्किन सेल भी है, इंटेस्टाइन सेल भी है, स्टमक सेल भी है। अलग अलग टाइप के सेल्स है ना? कितने अलग अलग टाइप के सेल्स होंगे? आप कह सकते हैं मोर देन 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर फाउंड इन ह्यूमंस। मोर देन 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन ह्यूमंस। ये नंबर आपको दिमाग में रखना है, मोटा मोटा नंबर जो है आपको आगे चल के जेनेटिक्स में मैं रेफरेंस दूंगा इसका, है ना? तो स्ट्रक्चरल यूनिट से क्या कहा गया? क्योंकि आपकी जो पूरी बॉडी है, इसका ढांचा किसने तैयार किया? सेल्स ने। मेरी बॉडी जो है ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को जोड़कर ही बनी है, अलग अलग टाइप के सेल्स को जोड़कर ही बनी है, तो इसे स्ट्रक्चरल यूनिट कहा। फंक्शनल यूनिट इसे क्यों कह दिया मेरे भाई? फंक्शनल यूनिट इसे क्यों कह दिया? बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहे हैं वो सेल में ही तो हो रहे हैं। आप जब आगे सेल की डिटेल पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि सेल का जो मेन एरिया है, साइटोप्लाज्म, यही सारे के सारे रिएक्शन हो रहे होते हैं। तो ऑल द फंक्शंस या ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सारे के सारे रिएक्शंस, ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और फंक्शंस टेक्स प्लेस इन सेल ओनली। ये सेल जो है, इसी की वजह से हमारी बॉडी काम कर रही होती है। सेल ना हो तो हमारी बॉडी में कोई भी काम ना हो पाए। एंड तीसरा हमने इसे क्या कह दिया? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो ये यूनिट शब्द क्या है मेरे भाई? यूनिट का मतलब क्या होता है हिंदी में? इकाई, यानी एक चीज जिसको बार बार रिपीट करके हम कोई बड़ा ढांचा तैयार कर सके। जैसे एक ईंट है, ऐसी ही और ईंटें लगा करके हमने मकान बना लिया 1 लाख ईंटों को यूज करके, तो सारी ईंटें एक जैसी थी। सिमिलरली हमारी बॉडी जो बनी है, इनिशियल सेल्स भी ऑलमोस्ट सारे एक जैसे होते हैं, तो इसे इकाई कहते हैं, यूनिट कहते हैं। इसका मतलब इट रिपीट इटसेल्फ, इट रिपीट्स इटसेल्फ टू मेक अ लार्जर स्ट्रक्चर। ये सेल रिपीट होकर हमारी पूरी बॉडी तैयार कर लेते हैं। इट रिपीट इटसेल्फ टू मेक अ लार्जर स्ट्रक्चर। ये बात है आपका यूनिट शब्द का। एंड मेरे दोस्त, लास्ट जो शब्द है यहां पर, ये क्या है? लाइफ। यानी अगर आपको लाइफ चाहिए, अगर आपको जिंदा रहना है, अगर आपको अपने आप को जिंदा कहलवाना है किसी से, तो आपके पास क्या होना चाहिए? कम से कम एक सेल होना चाहिए। क्या आपको एक सेल से छोटी ऐसी कोई चीज पता है जो जिंदा हो, जो इंडिपेंडेंटली रह सके? नहीं सर। वायरस के बारे में आपने सुना होगा, इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो पूरा लिविंग नहीं है। क्यों? क्योंकि वायरस के पास खुद का सेल ही नहीं है। अगर मैं किसी भी चीज को, किसी भी जीव जंतु को जीवित कहना चाहता हूं, उसके पास मिनिमम एक सेल होना चाहिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक सेल होता है। अगर आपके पास ज्यादा सेल है तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम एक सेल तो होना चाहिए अपने आप को जिंदा कहलवाने के लिए। इसीलिए हमने कहा सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर जिंदा रहना है तो कम से कम एक सेल तो चाहिए। यानी आप यहां लिख सकते हैं एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल इज नॉट लिविंग। और इसी में हम लोग ऐड कर देते हैं चैप्टर लिविंग वर्ल्ड की एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 500 का एक नोट बना लीजिए यहां पर, है ना? नोट बनाकर लिख लीजिए कि सेल जो है, इसकी प्रेजेंस क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग फीचर है? क्या दुनिया में कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो सेल के बिना सर्वाइव कर सकता है? नहीं। अगर आप लिविंग हो, आपके पास सेल होना ही होना चाहिए।
इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम कहते हैं जल है तो जीवन है ना, सेल है तो जीवन है, क्योंकि सेल के अंदर भी जल है। हमारी बॉडी 70% जल ही तो है, ये सारा पानी सेल के अंदर ही तो स्टोर है मेरे भाई। तो नोट क्या है, नोट ये कहता है, कवि यहां ये कहना चाहते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सारे के सारे, उनमें सेल होना ही चाहिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इट इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोई एक्सेप्शन नहीं, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल होना ही चाहिए। ये बात हमने देखी। अब एनसीईआरटी में एक बात है, उसको बहुत गौर से सुनना, इतनी प्यारी बात है। एनसीईआरटी में जहां जहां ये शब्द है वो सारे शब्द ला करके आपके सामने रख दूंगा, आराम से मेरी बात को सुनना। एक शब्द है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। किसने सुना हुआ है मेरे भाई? पहले जो माइक्रोस्कोप हुआ करते थे, बहुत ही लो लेवल के माइक्रोस्कोप हुआ करते थे। अब जो माइक्रोस्कोपी है एडवांस हो चुकी है बहुत। तो जो करंट माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वो इलेक्ट्रॉन बीम्स का इस्तेमाल करता है आपके ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज करने के लिए, तो सेल की माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को भी देख सकता है। यस, तो मेरे भाई ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है ये एडवांस कब हुई थी? एनसीईआरटी में डेट लिखी हुई है 1950s में, यानी 1950 से 1960 के बीच, और अलग अलग जगह पर ये शब्द लिखा हुआ है। जब हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो भी ये शब्द आएगा, जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे तो भी ये शब्द आएगा, जब हम राइबोसोम पढ़ेंगे तो भी ये शब्द आएगा। तो मैं अलग अलग जगह से पूरा डेटा इकट्ठा करके एक ही जगह पर डाल रहा हूं मेरे दोस्त। यहां पर एक और नोट बना लो, एक और नोट बना लो। आप यहां पर लिखिए कि सेल की बारीक से बारीक डिटेल आपको कब पता लगने लगी? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट हो गया। तो नोट आप ये लिखिए कि विद द एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, विद द एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जो कि कब हुई थी आपकी? 1950 में हुई थी, 1950s में हुई थी, यानी 1950 से 1960 के बीच में। तो विद द एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी the minute details of cells were seen या were observed। छोटी से छोटी चीज भी आपको बढ़िया तरीके से दिखने लगी। जैसे सेल के अंदर सबसे छोटी जो चीज पाई जाती है वो है राइबोसोम। तो राइबोसोम भी आपको 1950 के बाद ही मिला। कब मिला मेरे भाई राइबोसोम? 1953 में। सिमिलरली आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका स्ट्रक्चर भी हमें काफी बाद में पता लगा था, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एडवांस हो चुकी थी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आपको ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी शब्द देखने को मिलेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम प्यार से ईआर कहते हैं। और मेरे दोस्त सेल मेम्ब्रेन के जितने भी मॉडल्स थे, सेल मेम्ब्रेन का भी जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला वो 1950 के बाद ही देखने को मिला। तो चाहे सेल मेम्ब्रेन वाला आप टॉपिक पढ़ें आगे, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चाहे राइबोसोम, तीनों जगह आपको ये पॉइंट मिलेगा। इसलिए मैंने इसको पहले ही अलग से लिखवा दिया है कि सन 1950 से 1960 के बीच में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में काफी ज्यादा एडवांसमेंट हुआ। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जब एडवांस हुई तो मेरे दोस्त कई सारी सेल की डिटेल्स आपको बढ़िया तरीके से दिखना स्टार्ट हुई। छोटी से छोटी चीज जो है, छोटी से छोटी बारीकी आपको सेल की दिखने लगी, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है इसकी खास बात क्या है? अगर मैं एक लाइन बताऊं कि इसकी खास बात क्या है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की, मेन बात क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम यूज होती है। इलेक्ट्रॉन बीम यूज्ड, यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, छोटा सा लिख लेना, है ना। इलेक्ट्रॉन बीम यूज्ड, और इलेक्ट्रॉन बीम जो यूज हुई थी इसकी वेवलेंथ क्या थी? कम या ज्यादा? इसको लिख लीजिए, इसकी वेवलेंथ काफी कम थी, इसकी वेवलेंथ काफी कम थी। तो इलेक्ट्रॉन बीम यूज हुई जिनकी वेवलेंथ काफी कम होती है, बस ये आप लिख लीजिए। लिखना है तो अदरवाइज छोड़ भी सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, है ना। मेन बात आपकी थी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जब एडवांस हुई तो कई सारी छोटी छोटी सेल की डिटेल्स आपको देखने को मिली। यहां तक कितने लोगों को बात समझ में आ गई है? फटाफट बताइए। अगले टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं एक बार रिवीजन कराऊंगा यहां तक की सारी बातों का। यस, फटाफट बताओ। यहां तक की बात समझ में आ गई है? एक बार झटपट बताओ, फटफट बताओ, जिससे कि हम यहां तक का रिवीजन करा सकें। देखो मेरे भाई, एक लाइन पे इतना टाइम अगर मैंने लगाया है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इस सेंटेंस में ग्रामर छोड़ के 4 ही शब्द हैं। एक एक शब्द आपको बताया है कि स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोला, फंक्शनल यूनिट क्यों बोला, यूनिट क्यों बोला, एंड लाइफ क्यों बोला। इतनी डिटेल में एनसीईआरटी की चलेंगे कि कोई शब्द छूटेगा नहीं, और आपको पता लगेगी ये डिटेल जब आप आज हाइपोथेसिस शब्द के बारे में सुनेंगे। यूजुअली लोग पढ़ा देते हैं स्केलेटन के बारे में, स्वान के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में, बीच में एक शब्द है हाइपोथेसिस। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस और थ्योरी में क्या फर्क है। एनसीईआरटी की इतनी डेप्थ में ले चलेंगे और एक्स्ट्रा बातें भी खूब बताएंगे। यहां तक का रिवीजन करा देता हूं। नाउ लेट्स गो टू द एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल, जहां मैंने बताया कि आप अपनी पढ़ी हुई सारी की सारी बातों का दिमाग में एक मैप बना सकते हैं। तो एक्टिव रिकॉल कर लेते हैं मेरे भाई हम, जहां आप अपने दिमाग से खेल रहे होते हैं, दिमाग की बत्ती जला रहे होते हैं।